मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है और यह आयोजन 24 और 25 फरवरी को होगा। इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दूसरी ओर इस समिट के आयोजन में 61 देश शिरकत कर सकते हैं। 30 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और माना जा रहा है मध्य प्रदेश में निवेश का एक बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो कितना तैयार है एमपी की राजधानी भोपाल और जीआईएस के बाद कितनी बदलेगी मध्य प्रदेश की तस्वीर, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इन दिनों भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी हुई है। जीआईएस को लेकर शहर में काफी बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आगामी मेगा इन्वेट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए दुल्हन की तरह तैयार है। यह आयोजन 24 और 25 फरवरी को होने वाला है। इस खास कार्यक्रम में प्रदेश में कई बड़े निवेश होंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल होंगे। इस समिट का उद्देश्य मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करना है। इसके लिए भोपाल को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से सजाया जा रहा है। वहीं इस समिट में आने वाले मेहमानों के लिए भी खास तैयारियां की गई हैं। फिर वो चाहे उनके लिए खास तैयार किए जा रहे व्यंजन हो या फिर उनके रहने की व्यवस्था। ये देख सकते हैं आपकी राजधानी भोपाल में कलियासोत डैम के पास मैदान में ये 5 स्टार टेंट बनाया गया है, जिसमें जो देश विदेश से जो मेहमान आएंगे वो इसमें रुकेंगे। और खास बात ये है कि ये जो टेंट है ये 5 स्टार है। एक तरफ ये तैयारियां हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार इस समिट से पहले कई बड़े फैसले भी ले रही है। बीते दिन मोहन कैबिनेट ने जीआईएस से पहले कई बड़े फैसले लिए। सरकार ने 7 नई नीतियों को दी मंजूरी। औद्योगिक निवेश के लिए होगा अनुकूल माहौल। मोहन सरकार ने जारी की नई नीतियां। नई नीतियों से व्यापार और निवेश होगा आसान। नई एमएसएमई और नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नई नीति। एकीकृत टाउनशिप के लिए बनाए नए नियम। मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति को भी हरी झंडी। नई एमएसएमई नीति को दी गई मंजूरी। नई एमएसएमई नीति से 86 लाख रोजगार का होगा सृजन। ईज ऑफ डूइंग को प्रोत्साहित करेगी मोहन सरकार। वहीं एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप का कहना है कि अब तक 35,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। देश विदेश के कई शीर्ष उद्योगपति जीआईएस में शामिल होंगे। करीब 18 से 20 तो राजदूत इसके अंदर आ रहे हैं। इसी के साथ में कई 7-8 देशों के जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। यह तो विदेश की बात है, हमारे देश के भी कई प्रमुख 200 से ज़्यादा उद्योगपति इसमें शामिल हो रहे हैं। और उन सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के हमारे युवा उद्यमी जो 35,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ाना है। सीएम डॉक्टर मोहन दूरदर्शी सोच के साथ एमपी को निवेशकों की पहली पसंद बना रहे हैं, जिसका आगामी दिनों में बड़ा असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश निवेश के लिहाज से भरेगा एक नई और ऊंची उड़ान, और इस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं अर्थशास्त्री ओमनाथ शर्मा जी। ओमनाथ शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस खास चर्चा में। ओमनाथ शर्मा जी, ये एक खास मौका होने जा रहा है, एक ऐसा मौका जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। उद्योग जगत में क्रांति और आर्थिक जगत में प्रगति, इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या भविष्य देख रहे हैं मध्य प्रदेश का, जितने बड़े स्तर पर जीआईएस का आयोजन होने जा रहा है? जी नमस्कार। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 और 25 तारीख को भोपाल में होनी है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शासन कितनी
सीरियस है इस समिट को लेकर के कि नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और भोपाल में जिस लेवल की तैयारी चल रही है, आगंतुकों के लिए जिस प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप की जा रही है, तो डेफिनेटली वो दिखाता है कि मोहन यादव सरकार बहुत ही सीरियस है इस समिट को लेकर के। और एमएसएमई और बड़े उद्योग जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि मध्य प्रदेश एक सेंट्रली लोकेटेड है, तो उसको किस प्रकार से देश के नक्शे में आज की डेट में लेकर आया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश की जो जनता है, भोपाल की जो जनता है, वो बहुत ही उत्साहित है और बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही है कि समिट से कुछ अच्छे निष्कर्ष बाहर आएंगे। जी ओमनाथ शर्मा जी, जब भी आप एक रोड मैप तैयार करते हैं भविष्य के लिए, तो होमवर्क बहुत जरूरी होता है। होमवर्क के साथ साथ नीतियों में बदलाव, तब्दीलियां, ये बात भी बहुत जरूरी होती है। इस सवाल का जवाब हम लेंगे बीजेपी प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोहिया जी से। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं ब्रज गोपाल लोहिया जी। मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा मौका जल्द ही आने जा रहा है, तारीख भी तय है, वक्त भी तय है, अब बस बेसब्री से इंतजार है। मैं बात कर रहा था कि सरकार होमवर्क भी कर रही है, रोड मैप जो तैयार किया है उस लिहाज से निवेशकों के लिए क्या क्या खास बातें होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर स्तर पर निवेशकों से लगातार संपर्क में हैं, उनकी समस्याएं समझ भी रहे हैं, क्षेत्रवार तरीके से बता भी रहे हैं कहां पर क्या क्या संभावनाएं हैं। ये बड़ी बात है। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 वर्ष इस पर होमवर्क किया। केवल एक दिन का आयोजन नहीं है, ये 2 दिन वो पूरा आयोजन होगा। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 स्थानों पर मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किया। उसके बाद जो कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में, उसके बाद मुंबई में, दिल्ली में, सब जगह जाकर वहां रोड शो किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जर्मनी की, फ्रांस की और फिर जापान की यात्रा की और वहां के जो इन्वेस्टर हो सकते हैं, जो उद्योगपति हो सकते हैं, उनसे 1-to-1 चर्चा की। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का डाइवर्सिफाई क्लाइमेट है, मध्य प्रदेश में अलग अलग तरह का वातावरण है, अलग अलग तरह से हमें खनिज प्राप्त होते हैं, तो माइनिंग के लिए हमने अलग से किया। तो जहां जैसी सुविधा है वैसा निवेश आए और निवेशकों को बेहतर लाभ भी मिल सके। और एक बात और है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग की है कि हमारे पास सबसे बड़ा लैंड बैंक है, हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी, हम स्टेट हैं, हमारे पास सबसे शानदार रोड नेटवर्क है, रेलवे की कनेक्टिविटी है और 550 से ज्यादा ट्रेनें मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हैं। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग की है, इसके कारण हमें उसका परिणाम उत्साहपूर्ण दिखाई दे रहा है। और दिखाई इसलिए दे रहा है कि समिट के पहले जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए तो उस प्रक्रिया को हमें रोकना पड़ा। और रोकने का कारण पहली बार ये रहा कि जो GIS में लोग भाग ले रहे हैं उनकी संख्या 32,000 को पार कर गई। 70 देशों के प्रतिनिधि उसमें भाग ले रहे हैं। तो ये अपने आप में मध्य प्रदेश में एक इतिहास बनने जा रहा है। ये केवल एक GIS जो रूटीन है उनसे और हटकर इसे देखना पड़ेगा और इसका परिदृश्य बड़ा है। और जो मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में हुआ है उन सब का परिणाम हमें एक साथ मिलने जा रहा है। और मुझे जो लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम 20 लाख रोजगारों का सृजन इस समय में कर सके आने वाले 4 वर्षों में, तो इसमें भी हमें निश्चित तौर पर एक और बात है, जो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी जो 11,000 थी 2003 में और जो बढ़कर 1,41,000 हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि हम इसे और दुगना करेंगे, यानी 2,82,000 तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षाएं हैं मध्य प्रदेश के बारे में, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। जी ओमनाथ शर्मा जी, जरा विश्लेषण कीजिए उन परिस्थितियों का, उन हालातों का जिसका सरोकार निवेशक के अंदर या निवेशक के जहन में आ रहे सवालों और समस्याओं से जुड़ा होता है। क्योंकि अभी हाल ही में हम देख रहे हैं GIS से पहले सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं, कई पॉलिसीज में बदलाव भी किया गया है। इससे क्या बड़ा संदेश निवेशकों में जाने जा रहा है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की एक बड़ी अच्छी बात रही है कि मध्य प्रदेश एक एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छे एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे प्रदेशों में कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश, बैंगलोर, हैदराबाद जो सिटीज हैं बड़ी दो प्रदेशों की, वहां पे बहुत बड़ा एक तबका है मध्य प्रदेश का, एक एजुकेटेड तबका जो वहां पे जाकर के जॉब कर रहा है। अगर एज ए बिजनेसमैन अगर मैं सोचूं, अगर आईटी इंडस्ट्री की बात करूं तो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा और मेडिकल के लिए बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो कैपेबल हैं जॉब के लिए वो अवेलेबल कराता है। आज तक ये रहा कि ये दूसरे राज्यों में जाकर के सर्विस दे रहे थे, लेकिन अब वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि आईटी, मेडिकल, फार्मा, इन सब में निवेश मध्य प्रदेश में आएगा और यहाँ के जो रोजगार के साधन हैं वो यहीं के लोकल लोगों को मिलेंगे। वैसे ही रूरल सेक्टर में जो मिनरल्स अवेलेबल हैं मध्य प्रदेश के, तो माइनिंग सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत काम किया है। टूरिज्म सेक्टर में मध्य प्रदेश के किए गए कामों को आप देखा जा सकता है। आज की डेट में इको टूरिज्म का जिस लेवल से प्रमोट किया गया और गांव-गांव तक इको टूरिज्म मध्य प्रदेश में पहुंचा है, तो टूरिज्म एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और टूरिज्म आपको पता ही होगा कि टूरिज्म सबसे ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध कराता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के बाद में। और देवास मध्य प्रदेश में डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। देवास एक बहुत अच्छी जगह है जहां पे ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स वगैरह बनते हैं। तो ऐसे सिस्टम क्रिएट हुआ, उसके बाद ये समिट हो रही है, तो डेफिनेटली बड़ी उम्मीद है कि निवेशक इस चीज से बड़े प्रसन्न होंगे और वो बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे। ब्रज गोपाल लोया जी, आप मध्य प्रदेश की राजनीति को भी बहुत बखूबी देख रहे हैं और जो आर्थिक गतिविधियां रही हैं 2000 से पहले, 2000 के बाद, बहुत बदलाव के दौर आपने देखे हैं। पहले निवेशक निवेश करने में उसे क्या समस्याएं आती थीं और किस तरह से उन समस्याओं पर अब काम किया जा रहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिहाज से और भी ज्यादा उत्साहित होगा या प्रैक्टिकली अब ग्राउंड पे उतरने जा रहा है और हम कई इंडस्ट्रीज को यहां फलते फूलते हुए देखेंगे? देखिए, परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश, इनमें आपस में कोई तुलना नहीं हो सकती। आपको भी जानकारी में है कि मध्य प्रदेश में अंधकार में डूबा था, हम बिजली की सप्लाई नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उद्योग हमसे छिटक कर दूर जा रहे थे। मध्य प्रदेश में सड़कों का अभाव था, केवल 90,000 किलोमीटर हम पर सड़कें थी। आज 5,12,000 किलोमीटर शानदार सड़कें हैं। साथ में इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई समस्या नहीं है। एक समय था कि 2900 मेगावाट हमारा कुल बिजली का उत्पादन था, आज हम 18,000 मेगावाट की आपूर्ति कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश ने बहुत लंबी यात्रा तय की है इन 20 वर्षों में। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही और उसका फोकस रहा औद्योगिक विकास पर। आपको ध्यान होगा 2003 तक मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास की जो वृद्धि दर थी वो 0.6 माइनस में थी और आज 26% प्लस में है। तो ये अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश ने बड़ी यात्रा की है। एक और बात मैं करता हूँ, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के लिए पृथक से निर्यात नीति की बात करी है और पृथक निर्यात नीति हम तैयार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से किस तरह निर्यात हो सकता है। और ये हमें आत्मविश्वास कैसे आता है कि आज मध्य प्रदेश का बासमती चावल 157 देशों को निर्यात हो रहा है। तो प्रोसेसिंग में भी हमने बहुत बड़ी यात्रा तय की है। मध्य प्रदेश का गेहूं पूरे देश विश्व में सर्वाधिक मांग वाला गेहूं है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन सारे संतुलित मात्रा में। तो मध्य प्रदेश में एक और चीज कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही रायसेन में कि जब हम कॉटन में सबसे बड़े उत्पादक हैं तो हमारे यहाँ कपड़ा उद्योग पीछे क्यों है। हम उस कपड़ा उद्योग को भी कोयम्बटूर के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री का विजन है, ये जो विजन है, इस विजन के कारण हम और आगे जाएंगे। एक और क्षेत्र की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है, वो है दुग्ध उत्पादन का। दुग्ध उत्पादन आप देखिए कि गुजरात में आणंद और गोधरा में जिस तरह से अमूल ने वहां की अर्थव्यवस्था को बदला है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो पशुपालक भी बने और पशुपालक के साथ साथ वो दूध उत्पादक भी बने और इससे उनके जीवन में सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आएगा। तो ये जो विजन जिसके लेकर ये इन्वेस्टर समिट हो रही है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, मुझे लगता है कि ये पूरे मध्य प्रदेश को आने वाले 4-5 साल में पूरा मध्य प्रदेश केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी
औद्योगिक रूप से भी इनमें परिवर्तन आएगा। और एक और बात है जो हमारे सम्मानीय आदिनाथ जी कह रहे थे कि पर्यटन को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा मुकाम कब हासिल हुआ, जब उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ। आप याद करिए कि उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के पहले कितने लोग आते थे और आज कितने लोग आते हैं। तो केवल एक कॉरिडोर ने यदि मध्य प्रदेश की पर्यटन को बदला है, तो आज मध्य प्रदेश में 23 कॉरिडोर सरकार के प्लान में है, जिसमें से 11 में काम पूर्ण होने की स्थिति में। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम हर तरह से बदलना चाहते हैं, चाहे पर्यटन हो, औद्योगिक उत्पादन हो, कृषि उत्पादन हो और उसके साथ दुग्ध उत्पादन हो। तो ये जो विजन के साथ काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय मध्य प्रदेश का है। जैसे एक समय कहा जाता था कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है, तो जो आने वाला दशक है 2025 से 2035 तक, वो दशक मध्य प्रदेश का है। और इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ठीक है। ओमनाथ शर्मा जी, मेरा जो सवाल है वो बिजनेस प्रोस्पेक्ट से है, 3 केंद्र बिंदु को लेकर, फैसिलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। इन 3 केंद्र बिंदुओं को सामने रखते हुए या समझते हुए जरा मध्य प्रदेश की जनता को बताइए, स्थितियां कितनी बदली हैं और आज के डेट में कितनी पॉजिटिव हैं। ज्योग्राफिकली बात करें तो मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, उसके पास काफ़ी ज़मीन है और उद्योग के लिए बेसिकली ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। और फैसिलिटी की बात करेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन है लास्ट 15 से 20 सालों में। अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश काफ़ी आगे निकल चुका है। इसी का ही परिणाम था जो मैंने थोड़े समय पहले कहा था कि एजुकेटेड बच्चे मध्य प्रदेश से काफ़ी निकलते हैं लेकिन दूसरे राज्यों में सर्विस देते हैं। और जहाँ तक उद्योग का सवाल है, मध्य प्रदेश की एक बहुत अच्छी खास बात है कि मध्य प्रदेश इंडिया में सेंट्रली लोकेटेड है। 2 इंडस्ट्रीज अगर आप जिसको बहुत गंभीरता से लें तो एक लॉजिस्टिक जो भविष्य है किसी भी बिजनेस का, मध्य प्रदेश पूरे देश को सर्व करने के लिए एकदम परफेक्ट है। मध्य प्रदेश से सारे राज्य इक्वी डिस्टेंस हैं और ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और वैसे एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स जो मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, मध्य प्रदेश इतना सेंट्रली लोकेटेड है कि वो पहुंचाया जा सकता है पूरे देश में मध्य प्रदेश से। तो ये बात यहाँ के उद्योगपति भी रियलाइज करते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा, भोपाल के युवा जो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को बड़े गंभीरता से ले रहे हैं, मैं आपको यहाँ के जनमानस लोकल की अगर बात बताना चाहूँगा, और वो आगे बढ़ चढ़ करके इस समिट में हिस्सा लेकर के अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। कई स्व सहायता समूह भी बड़ी एक्टिवली होकर के दिखा रहे हैं। और हमने यहाँ पे स्वयं भी प्रयास किया है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे लोकल हैं और आसपास के क्षेत्र के हैं कि वो इसमें सम्मिलित होकर के अपने रोड मैप को प्रस्तुत करें। तो आने वाले समय में बहुत उम्मीदें हैं 24-25 में। और इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो लोकल में है उनमें बहुत ही पॉजिटिव माहौल है और उम्मीद की जा सकती है कि इसके नतीजे अच्छे निकलेंगे। ठीक है। ब्रिज गोपाल लोया जी, जो सवाल अब अगला मैं पूछने जा रहा हूं उसका सरोकार मध्य प्रदेश के युवाओं से है। 2 पॉइंट्स पर, रोजगार और स्टार्टअप। GIS समिट से क्या मैसेज युवा को कन्वे होने जा रहा है? वो अपार संभावनाएं भविष्य के लिहाज से देख रहे होंगे, रोजगार बढ़ने के लिहाज से भी देख रहे होंगे। इन 2 बातों पर मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला ये GIS समिट क्या बड़ा मैसेज उन युवाओं को कन्वे करने जा रहा है? में देखिएगा, हमने GIS के पहले भी वर्किंग की है और वर्किंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या की है कि हमारे युवा 3 तरह के लोग उद्योग में इस्तेमाल होते हैं, अकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक और अति कुशल श्रमिक। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी सर्वप्रथम चिंता की है। और चिंता किस तरह से की है कि हम किस तरह कुशल और अति कुशल श्रमिक उपलब्ध करा सकें। यदि एक अकुशल श्रमिक 300 रुपए प्रतिदिन पाता है तो कुशल श्रमिक 600 पाता है और अति कुशल 900 पाता है। तो हमारा युवा एक तो सबसे ऊपर के लेवल पर हो, उसके लिए नई नीति लेकर आए हैं कि किस तरह हम लोगों को प्रशिक्षित करेंगे उन उद्योगों के लिए जो उद्योग इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। तो ये तो हुआ उनके लिए। दूसरा जो अभी आदिनाथ जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे टैलेंटेड जो युवा हैं
जो शिक्षित युवा हैं, उन युवाओं को अपना भविष्य मध्य प्रदेश के बाहर देखना पड़ता है। उनको बाहर ना देखना पड़े और वो मध्य प्रदेश के और खासतौर से स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें, इसका भी उन्हें अवसर है। और एक और काम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीजनल इंडस्ट्रियल समिट में भी किया है और यहाँ भी करने जा रहे हैं। बायर सेलर मीट, ये असल में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जब बायर और सेलर आपस में मिलते हैं तो वो प्लेटफॉर्म है। आपके स्क्रीन पर अभी मैं देख रहा था कि 30 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 30 देशों के तो शासकीय प्रतिनिधि शामिल होंगे, मगर 70 से अधिक देशों से जो हमारे एनआरआईज हैं वो भी आ रहे हैं। और ऐसे एनआरआईज खासतौर से जो मध्य प्रदेश के मूलतः निवासी हैं, उन्हें विशेष प्रयासों से इससे जोड़ा गया है। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि हमने इस इन्वेस्टर समिट के लिए जो प्रयत्न किए हैं वो लगता है कि बहुत काफी है, मगर इसके बावजूद भी अगर कहीं कमी रहती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योगपतियों से और विशेषज्ञों से, अर्थशास्त्रियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं कि हम इसमें और कितना सुधार कर सकते हैं। तो ये जो हमारे प्रयत्न है, ये आने वाले मध्य प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेंगे। बिल्कुल, सरकार जब भी कोई कदम उठाती है या प्रयास करती है, वो अच्छे नतीजों को लेकर ही बात करती है और प्रयास बहुत जरूरी होते हैं। निष्कर्ष क्या निकलेगा, फल क्या मिलेगा, इसके लिए अथक मेहनत की जरूरत होती है जो भविष्य के साथ लगातार बढ़ती चली जाती है। ओमनाथ शर्मा जी, मध्य प्रदेश का फ्यूचर कितना ब्राइट आपको दिखाई दे रहा है इस जीआईएस समिट के बाद? सवाल निवेशक का नहीं है, सवाल निवेश का नहीं है, सवाल रोजगार का नहीं है, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट का है। क्योंकि हम एक टर्म यूज करते हैं इकोनॉमी में भी, डिमांड एंड सप्लाई। इस फैक्टर का इफेक्ट बहुत चीजों पर पड़ता है। आप इसे ओवरऑल किस तरह समझाएंगे मध्य प्रदेश की जनता को? बहुत ही आज का शायद सबसे अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आप देखिए, मध्य प्रदेश एक वो राज्य है जो विकासशील का तमगा लेकर के बहुत लंबे समय से चल रहा है। और आप इस मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीदों की अगर आप कल्पना करें तो उसे बहुत उम्मीद है कि जैसे महाराष्ट्र है, जैसे गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये जो एक विकसित कह सकने लायक जो राज्य हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी और उससे सराउंडिंग क्षेत्र हो, ऐसी बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश के जनमानस में ये विचार रहे हैं। लेकिन बहुत इंतजार रहा। अब उम्मीद ऐसी है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से शायद कुछ ऐसा हो कि बुंदेलखंड का रहने वाला व्यक्ति हो, महाकौशल का हो, निमाड़ का हो या सेंट्रल मध्य प्रदेश का हो, विभिन्न सुविधाएं होने के बावजूद भी जहां पे तरक्की शायद उतनी नहीं हो पाई जिसकी हम उम्मीद लगा करके बैठे थे। और जहां तक डिमांड एंड सप्लाई का सवाल है, मध्य प्रदेश बहुत ही पॉपुलेट स्टेट है और काफी लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अगर उन्हें रोजगार के साधन यहाँ मिले तो वो अर्न भी यहाँ करेंगे और एक्सपेंसेस भी यहाँ पे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना खुद का भी डेवलप करेंगे और गवर्नमेंट भी डेवलप करेगी। एक स्टार्ट की देर है, एक बार जब कोई पहिया स्टार्ट होता है तो वो चलता चला जाता है। बस उम्मीद है कि ये पहिए, विकास का जो पहिया है, इस समिट से स्टार्ट हो तो डिमांड, सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सब पे ग्रोथ आएगी, ऐसी हम सब उम्मीद लगा के बैठे हैं। सर, एक प्रैक्टिकल बात तो मैं भी कहना चाहूंगा कि मजबूत इरादे, मजबूत इच्छा शक्ति इज इक्वल टू पॉजिटिव रिजल्ट। आज नहीं तो कल ये तय है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बृजगोपाल लोहिया जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखना अहम होगा कि जिस तरह से एमपी निवेश के लिहाज से लगातार आगे बढ़ रहा है, जीआईएस के नतीजे और कितने सकारात्मक होंगे। चर्चा आगे भी लगातार जारी रहेगी, जैसे जैसे तस्वीरें सामने आती रहेंगी।